हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी बाय ट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली, तो इसको लास्ट तक देखें। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक पर गहराई से बात कर रहे हैं जिनके तरीकों पर भले ही बहस हुई हो, लेकिन जिनकी देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, सुभाष चंद्र बोस। और साथ ही उनकी बनाई ऐतिहासिक सेना आज़ाद हिंद फौज के सफर को भी समझेंगे। हम सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन के जो निर्णायक मोड़ थे, उनके राजनीतिक दर्शन का विकास कैसे हुआ, क्यों उन्होंने कांग्रेस से एक अलग राह चुनी, कैसे आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, उसकी सैन्य यात्रा कैसी रही, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की आज़ादी पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ा, इन सब पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये जुनून, रणनीति और वो राष्ट्र प्रेम की कहानी है। तो चलिए इस जटिल और आकर्षक कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो उस समय उड़ीसा प्रांत का हिस्सा था, वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस शहर के एक प्रतिष्ठित वकील थे। मतलब एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार से वो आते थे। हाँ, और उनकी एकेडमिक प्रतिभा भी जबरदस्त थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ली और फिर 1920 में वो कर दिखाया जो उस समय के भारतीय युवाओं का एक सपना होता था, भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS की परीक्षा पास करना। और वो भी चौथे स्थान के साथ। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने जल्द ही इस प्रतिष्ठित सेवा से इस्तीफा दे दिया। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ICS जैसी सुरक्षित और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ना कोई मामूली फैसला नहीं था। ये क्या दिखाता है उनके बारे में? क्या ये उनके मन में चल रहे बड़े इरादों का पहला संकेत था? निश्चित रूप से। ये उनके तीव्र राष्ट्रवादी झुकाव और ब्रिटिश राज के तहत सेवा करने की अनिच्छा को साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक तरह से पूरी ब्रिटिश व्यवस्था को ही अस्वीकार करना था। इसके तुरंत बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी के कट्टर समर्थक थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, 1938 में हरिपुरा में और फिर 1939 में त्रिपुरी में। जी हाँ, और उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जो खुद बंगाल के एक दिग्गज राष्ट्रवादी नेता और वकील थे, और उनका बोस के शुरुआती राजनीतिक जीवन पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन 2 बार अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था, खासकर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। स्रोत बताते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके गहरे मतभेद उभर आए थे। ये मतभेद किस बात को लेकर थे? देखिए, मुख्य मतभेद भविष्य के आंदोलन की दिशा और रणनीति को लेकर थे। जहां गांधी जी और उनके समर्थक धीमे, चरणबद्ध और पूरी तरह अहिंसक संघर्ष के पक्ष में थे, वहीं बोस का मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कगार पर है और ये ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाने का सुनहरा मौका है। अच्छा। वो चाहते थे कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दे और अगर मांगे पूरी न हो तो तुरंत एक बड़ा जन आंदोलन शुरू कर दिया जाए। और गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे? नहीं, गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वैचारिक टकराव के चलते अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर हुए विवाद के बाद अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। और इसी इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस उनके आक्रामक दृष्टिकोण के साथ शायद नहीं चलेगी। इसलिए मई 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक वामपंथी गुट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और तेज करना था। ये एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती भी थी और अपनी अलग राह बनाने की शुरुआत भी। नेताजी को कई उपाधियां भी मिली जो उनके बढ़ते कद को दर्शाती हैं, जैसे देश नायक, देशभक्तों का देशभक्त और सबसे प्रसिद्ध नेताजी। ये उपाधियां किसने और कब दी, इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा था जब वे 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शांति निकेतन गए थे। महात्मा गांधी ने उनके त्याग और देश प्रेम को देखते हुए उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था।
ये दिखाता है कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद गांधी जी उनके जज्बे का कितना सम्मान करते थे। और नेताजी, वो तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। हाँ, नेताजी की उपाधि जो उनकी पहचान बन गई, वो उन्हें जर्मनी में मिली थी। कहा जाता है कि बर्लिन में भारतीय समुदाय और जर्मन अधिकारियों ने उन्हें ये संबोधन देना शुरू किया, जिसे बाद में जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी अपनाया। उनकी एक अधूरी आत्मकथा भी है, एक भारतीय तीर्थयात्री यानी एन इंडियन पिलग्रिम, जो उनके शुरुआती जीवन और विचारों को समझने में काफी मदद करती है। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे नाटकीय अध्यायों में से एक पर, उनका भारत से पलायन। जनवरी 1941 में वे कलकत्ता में अपने घर पर नजरबंद थे और फिर अचानक गायब हो गए। ये तो बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही साहसिक और पूरी तरह योजनाबद्ध पलायन था। जी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां तो एकदम चकरा गईं। वे भेष बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद से घर से निकले। पहले गुमो पहुंचे, जो अब झारखंड में है, फिर ट्रेन से पेशावर से वे काबुल पहुंचे। काबुल, अफगानिस्तान। हाँ, काबुल। वहां कुछ हफ्तों तक छिपे रहने के बाद उन्होंने आर्लैंडो मसेट्टा नाम से एक इतालवी पासपोर्ट हासिल किया और फिर सोवियत संघ होते हुए मार्च 1941 में बर्लिन पहुंचे। ये यात्रा खुद में ही एक महाकाव्य है। देखिए, जर्मनी पहुंचना ये एक बड़ा कदम था। उस समय जर्मनी ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन था। उनका मकसद क्या था जर्मनी जाकर? क्या वे नाजी विचारधारा से सहमत थे? नहीं, देखिए, उनका मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली रणनीति अपनाना। वे मानते थे कि भारत की आज़ादी के लिए बाहरी मदद, खासकर सैन्य मदद जरूरी है, और ये मदद ब्रिटेन के दुश्मनों से ही मिल सकती थी। वे हिटलर से मिले और भारत की स्वतंत्रता के लिए धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर से सहायता मांगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनका जर्मनी जाना विचारधारात्मक सहमति की वजह से नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत की वजह से था। वो भारत की आज़ादी के लिए किसी भी संभावित सहयोगी का दरवाजा खटखटाने को तैयार थे। तो जर्मनी में उन्होंने क्या किया? क्या उन्हें हिटलर से वो समर्थन मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? शुरुआत में हिटलर बहुत उत्साहित नहीं था, ऐसा स्रोत बताते हैं, लेकिन बोस ने हार नहीं मानी। जर्मन विदेश मंत्रालय की मदद से उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया। फ्री इंडिया सेंटर? हाँ, ये सेंटर एक तरह से स्वतंत्र भारत का दूतावास बन गया। यहाँ से वे रेडियो प्रसारण करते थे, प्रचार सामग्री छापते थे और यूरोप में भारतीय समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करते थे। आखिरकार 1941 के अंत तक हिटलर ने बोस के निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और उन्हें एक भारतीय सेना बनाने की अनुमति भी मिल गई। और इसी अनुमति के बाद द फ्री इंडियन लीजन का गठन हुआ। जी। ये क्या था? हाँ, 1942 में ये एक महत्वपूर्ण विकास था। बोस ने जर्मन जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से संपर्क साधा। अच्छा, जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे? जी हाँ, वही भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे और बंदी बना लिए गए थे। बोस ने उन्हें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया। लगभग 10,000 ऐसे सैनिकों को भर्ती कर द फ्री इंडियन लीजन का गठन किया गया। ये सैनिक अब ब्रिटिश झंडे के बजाय तिरंगे के लिए लड़ने को तैयार थे। तो क्या इस लीजन ने भारत में लड़ाई लड़ी? नहीं, सीधे तौर पर भारत की धरती पर युद्ध में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये बोस की संगठन क्षमता और प्रभाव का एक बड़ा प्रतीक था। ये तो हुई जर्मनी की बात, लेकिन आज़ाद हिंद फौज INA का जिक्र आते ही सिंगापुर और जापान का ख्याल आता है। INA का विचार कैसे और कहां पैदा हुआ? क्या ये बोस की ही सोच थी? ये एक दिलचस्प बात है कि INA का मूल विचार सुभाष चंद्र बोस का नहीं था। इसका श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह को, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। दिसंबर 1941 में मलाया अभियान के दौरान जब ब्रिटिश सेना हारी तो हजारों भारतीय सैनिक जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए। इन्हीं में से एक थे कैप्टन मोहन सिंह। तो मोहन सिंह ने कैसे इस विचार को आगे बढ़ाया? उन्हें किसने प्रेरित किया? उन्हें 2 लोगों ने मुख्य रूप से प्रेरित किया। एक थे मेजर इवाची फुजिवारा, जो जापानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, और उनका काम था भारतीय युद्धबंदियों के बीच ब्रिटेन विरोधी भावनाएं भड़काना। और दूसरे थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो बैंकॉक में रहते थे और पुरानी गदर पार्टी से जुड़े एक राष्ट्रवादी थे।
इन दोनों ने मोहन सिंह को समझाया कि जापान की मदद से भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना बनाई जा सकती है। मोहन सिंह दिसंबर 1941 के अंत तक इसके लिए राजी हो गए। तो INA का औपचारिक गठन कब और कैसे हुआ? कुछ शुरुआती तैयारियों के बाद 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ। इसमें लगभग 16,000 सैनिक शामिल थे, जो मुख्य रूप से मलाया और सिंगापुर में बंदी बनाए गए थे। कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले कमांडर इन चीफ बने। लेकिन मोहन सिंह ज्यादा समय तक कमांडर नहीं रहे। स्रोत बताते हैं कि जल्दी उनके और जापानियों के बीच मतभेद हो गए। INA को एक स्वतंत्र भारतीय सेना के रूप में चलाना चाहते थे, जबकि उन्हें महसूस हुआ कि जापानी अधिकारी INA को महज अपनी सेना की एक सहायक टुकड़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसे बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब स्वायत्ता को लेकर सवाल थे। बिल्कुल। उन्हें INA की भूमिका और स्वायत्ता पर संदेह होने लगा। इन बढ़ते मतभेदों और अविश्वास के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA को भंग करने का आदेश दे दिया। जापानियों ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो INA का सफर शुरू होते ही एक तरह से खत्म हो गया। लगभग ऐसा ही लग रहा था उस वक्त, लेकिन तभी अनुभवी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो कई सालों से जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे और भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कमान संभाली। उन्होंने INA को बिखरने से बचाया और उसे पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन INA को असली नई जान और दिशा तब मिली जब सुभाष चंद्र बोस का पूर्व एशिया में आगमन हुआ। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पूर्व एशिया कैसे पहुंचे? ये भी एक लंबी और खतरनाक यात्रा रही होगी। हाँ, ये भी एक बेहद खतरनाक और बहुत लंबी यात्रा थी। फरवरी 1943 में वे एक जर्मन पनडुब्बी मतलब यू बोट में सवार हुए। अटलांटिक और हिंद महासागर का चक्कर लगाते हुए मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी आई बोट में स्थानांतरित हुए और आखिरकार मई 1943 में टोक्यो पहुंचे। टोक्यो? जी हाँ, टोक्यो। वहाँ उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात की और फिर 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। और सिंगापुर पहुंचते ही कमान उनके हाथों में आ गई? बिल्कुल। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग में एक भव्य समारोह हुआ, जहां रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग और INA दोनों का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस को INA का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर घोषित किया गया। यहीं से INA का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। सिंगापुर द्वीप ही INA के पुनर्गठन का केंद्र बना। बोस के नेतृत्व में INA में क्या बड़े बदलाव आए? उन्होंने आते ही क्या बड़े कदम उठाए? बोस ने आते ही INA में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, संगठन को सुधारा और भर्ती अभियान तेज किया। उनका सबसे बड़ा कदम था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की स्थापना की घोषणा करना। अच्छा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट। जी हाँ, वे खुद इस सरकार के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस अस्थायी सरकार की क्या अहमियत थी? क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? इसकी बहुत बड़ी प्रतीकात्मक और कूटनीतिक अहमियत थी। देखिए, ये भारत की धरती के बाहर बनी भारत की अपनी सरकार थी। जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस समेत 9 देशों ने इसे मान्यता दी। 9 देशों ने? हाँ, इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस सरकार में HC चटर्जी जैसे लोग वित्त विभाग और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला विभाग संभाल रही थीं। इसने INA को एक राष्ट्रीय सेना का दर्जा दिया, जो किसी देश की सरकार के अधीन लड़ रही थी। और यहीं से वो प्रसिद्ध नारे आए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, बोस एक जबरदस्त वक्ता थे और उनके भाषणों में एक जादू था। सिंगापुर में ही उन्होंने INA सैनिकों को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया, जो उनका अंतिम लक्ष्य था। और मलाया में एक रैली में उन्होंने वो ऐतिहासिक आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों और INA सैनिकों में जोश भर दिया। जय हिंद का नारा भी उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया। हाँ बिल्कुल, ये INA का अभिवादन और युद्ध घोष बन गया और आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है।
आईएनए की संरचना कैसी थी? क्या इसमें सिर्फ पुरुष सैनिक ही थे या महिलाओं की भी भूमिका थी? नहीं, ये बोस की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक पूरी तरह महिला लड़ाकू रेजिमेंट बनाई। पूरी तरह महिला रेजिमेंट? हाँ, जिसकी कमांड डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, शादी से पहले लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। ये उस समय के लिए खासकर एशिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा आईएनए की मुख्य लड़ाकू ब्रिगेड्स के नाम भी भारतीय नेताओं के नाम पर रखे गए थे। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये दिलचस्प है कि गांधी जी से इतने मतभेदों के बावजूद उन्होंने एक ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड रखा। ये क्या दर्शाता है? ये बोस की राजनीतिक परिपक्वता और गांधी जी के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है ना? वे मानते थे कि गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अतुलनीय है। मतभेद राजनीतिक थे, व्यक्तिगत नहीं। बल्कि 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से एक प्रसारण में बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। पहली बार? हाँ, और भारत की स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये दिखाता है कि वे गांधी जी को किस नजर से देखते थे। अब बात करते हैं आईएनए के सैन्य अभियान की। सरकार बन गई, नारे लग गए, सेना तैयार थी। आगे क्या हुआ? रंगून? जी, जनवरी 1944 में भारत पर हमले की तैयारी के लिए आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून, बर्मा स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नियंत्रण औपचारिक रूप से बोस की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। हाँ, शहीद और स्वराज द्वीप। बिल्कुल। बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी, मतलब भारतीय धरती का पहला टुकड़ा जो आजाद हुआ था। और फिर भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश, वो कब हुआ? हाँ, मार्च 1944 में वो ऐतिहासिक क्षण आया। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सीमा पार की और भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में प्रवेश किया। उनका लक्ष्य था इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा करना, जो पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने थे। और उन्होंने झंडा भी फहराया था मोइलंग में। जी हाँ, 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली मलिक के नेतृत्व में आईएनए की एक टुकड़ी ने मणिपुर के मोइरांग नामक स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया। ये पहली बार था जब आईएनए ने भारत की मुख्य भूमि पर झंडा फहराया था। मोइरांग और आसपास के इलाकों में आईएनए ने कुछ समय के लिए अपना प्रशासन भी स्थापित किया था। ये तो बहुत बड़ी सफलता लग रही है। फिर अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? दिल्ली चलो का नारा दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पाया? दुर्भाग्य से कई कारणों से ये अभियान सफल नहीं हो सका। 1944 के मध्य तक भीषण मानसून आ गया, जिसने आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन कर दिया। रसद और हथियारों की सप्लाई लाइनें बुरी तरह प्रभावित हुईं। जापानी वायुसेना भी मित्र राष्ट्रों की वायुसेना के सामने टिक नहीं पाई, जिससे हवाई सुरक्षा नहीं मिली। और ब्रिटिश प्रतिरोध भी तगड़ा रहा होगा। हाँ, ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाओं ने भी जबरदस्त प्रतिरोध किया। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां बहुत भयंकर थीं, लेकिन अंततः आईएनए और जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1945 में जापान की हार ने आईएनए के भविष्य पर अंतिम मोहर लगा दी। बिना जापानी समर्थन के आईएनए के लिए लड़ाई जारी रखना असंभव था। हजारों आईएनए सैनिकों को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी दौरान अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने शायद सोवियत संघ जाने के लिए, हाँ, उनकी मृत्यु या लापता होने की घटना। जी, उन्होंने सिंगापुर से बैंकॉक, साइगॉन होते हुए जापान नियंत्रित फॉर्मोसा यानी आज के ताइवान के लिए उड़ान भरी। लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइपेई हवाई अड्डे पर उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए और कथित तौर पर उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर? मतलब क्या उनकी मृत्यु पर अभी भी संदेह है? हाँ, उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कई जांच आयोग बैठे, लेकिन कोई ऐसा निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है जो सभी संदेहों को पूरी तरह दूर कर सके। बहुत से लोग, खासकर उनके परिवारजन और समर्थक, विमान दुर्घटना के सिद्धांत को नहीं मानते और मानते हैं कि वे शायद बच गए थे।
ये भारतीय इतिहास के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। बोस की मृत्यु या लापता होने और आईएनए के आत्मसमर्पण के बाद क्या हुआ? उन सैनिकों का क्या हुआ जिन्होंने सरेंडर किया? नहीं, उन्हें घर नहीं जाने दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले आईएनए सैनिकों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन पर सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के प्रति वफादारी की शपथ तोड़ी थी। और ये मुकदमे लाल किले में हुए? हाँ, नवंबर 1945 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में कुछ प्रमुख आईएनए अधिकारियों पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा शुरू किया गया। सरकार का इरादा शायद इन गद्दारों को सजा देकर बाकी भारतीय सेना को एक कड़ा संदेश देना था। लेकिन इसका असर तो उल्टा हुआ है ना, जनता ने तो उन्हें हीरो माना। बिल्कुल उल्टा। इन मुकदमों ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा कर दी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। आम जनता आईएनए सैनिकों को गद्दार नहीं बल्कि नायक मान रही थी। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुईं। कांग्रेस ने भी तुरंत आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई जिसमें देश के शीर्ष वकील शामिल थे। बचाव पक्ष में कौन-कौन प्रमुख वकील थे? भूलाभाई देसाई? हाँ, बचाव पक्ष का नेतृत्व भूलाभाई जैसे कानूनी दिग्गज कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो खुद बैरिस्टर थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जैसे बड़े नाम अदालत में पेश हुए। नेहरू भी? जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। मुख्य रूप से 3 अधिकारियों पर मुकदमा केंद्रित था: शहनवाज खान मुस्लिम, प्रेम कुमार सहगल हिंदू और गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख। ये तिकड़ी अनजाने में ही भारत की मजहबी एकता का प्रतीक बन गई। मुकदमे का नतीजा क्या रहा? क्या उन्हें सजा हुई? कोर्ट मार्शल ने तीनों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। लेकिन देश में माहौल इतना विस्फोटक हो चुका था और आईएनए के प्रति सहानुभूति इतनी प्रबल थी कि तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल ऑचिनलेक और वाइसराय लॉर्ड वेविल को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सजा माफ कर दी गई? हाँ, जन दबाव के आगे झुकते हुए वाइसराय ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर तीनों की सजा माफ कर दी। हालांकि उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एक अन्य अधिकारी राशिद अली को 7 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ भी कलकत्ता में काफी दंगे भड़क गए थे। इस पूरे प्रकरण की सबसे खास बात क्या थी? वो राष्ट्रीय एकता। बिल्कुल, सबसे खास बात थी अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि मुस्लिम लीग और अकाली दल जैसे संगठन भी आईएनए के समर्थन में सामने आए, जो उस दौर के बटे हुए राजनीतिक माहौल में एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। 12 नवंबर 1945 को आईएनए दिवस और पूरे हफ्ते को आईएनए सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस मुकदमे और उसके खिलाफ हुए जन आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि अब वो भारतीय सेना पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। स्रोत में शीलभद्र याजी और नेहरू के गुरिल्ला युद्ध प्रस्ताव का भी जिक्र है। इनका क्या संदर्भ है, संक्षेप में बता सकती हैं? जी, शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े थे और सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे। वे बाद में आईएनए आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। जहां तक नेहरू के प्रस्ताव की बात है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर की बात है। जब जापान पूर्व में आगे बढ़ रहा था, तब नेहरू ने कांग्रेस कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव रखा था कि अगर जापान भारत पर हमला करता है तो कांग्रेस को ब्रिटिशों के साथ मिलकर जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ना चाहिए। अच्छा, ये बोस की रणनीति के बिल्कुल विपरीत था। हाँ, ये बोस की धुरी राष्ट्रों से मदद लेने की रणनीति के बिल्कुल विपरीत था और कांग्रेस के भीतर चल रहे रणनीतिक मतभेदों को उजागर करता है। तो अंत में अगर हम सुभाष बोस और आजाद हिंद फौज की विरासत का मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे? क्या उनका प्रयास सफल रहा? सैन्य रूप से तो नहीं। हाँ, ये एक जटिल सवाल है। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो आईएनए अपने अंतिम लक्ष्य यानी दिल्ली पहुंचकर भारत को आज़ाद कराने में असफल रही। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनका पूरा प्रयास व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं। नहीं, व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं गया होगा। बिल्कुल नहीं। भले ही आईएनए सैन्य रूप से हारी, लेकिन उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर पर। आईएनए ने दिखाया कि भारतीय भी अनुशासित और प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। लाल किला मुकदमे के दौरान उभरी राष्ट्रीय एकता ने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर कर दिया।
कई विश्लेषक मानते हैं कि आईएनए के कारनामों और उसके बाद फरवरी 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने अंग्रेजों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत पर अब और शासन करना संभव नहीं है। तो इसने आजादी की प्रक्रिया को तेज किया। आन और राष्ट्र के लिए मर मिटने के जज्बे का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की कहानी, हार कर भी जीतने वाले नायकों की कहानी। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर परिस्थितियां थोड़ी अलग होती, अगर विश्व युद्ध का नतीजा कुछ और होता, या बोस विमान दुर्घटना में ना मारे जाते, अगर वो कहानी सच है, तो भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। ये क्या होता अगर वाले सवाल इतिहास में हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ना। बिल्कुल, और यही इतिहास को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। बोस की विरासत सिर्फ उनकी सैन्य कार्रवाइयों या राजनीतिक विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उस अदम्य इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है जो किसी राष्ट्र को उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।